तो चलिए, जो अब हमारा टॉपिक होगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। इससे जो पहले वाले टॉपिक्स थे हमने उनमें रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया, हमने करंट के बारे में डिस्कशन किया कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। वहां पर हमने सारी वन बाय वन सब कुछ डिस्कशन कर लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है वो डिस्कशन कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो सब कुछ हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया है। अब जो इसी सीरीज के दरमियान जो अब आ रहा है आपके, वो है हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ बल्ब, जब एक इलेक्ट्रिक करंट एक बल्ब से पास होता है तो क्या होता है, द फिलामेंट गेट सो हॉट। फिलामेंट जो होता है आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपने देखा होगा कि जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म होकर ऐसे रेड सा हो जाता है और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद लाइट निकलने लगती है उससे, है ना। सो दैट इट ग्लोस, ये ग्लो होता है एंड इमिट्स लाइट, और लाइट इमिट करता है। अब क्यों इमिट करता है ये बात की बात है, पहले हम ये समझते हैं। व्हेन ए करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट, जब करंट पास होता है फिलामेंट से ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, और इलेक्ट्रिक आयरन के फिलामेंट से भी जब करंट पास होता है, द आयरन बिकम्स वेरी हॉट। आयरन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा आपके जो घर पे आपने देखा होगा कि जब करंट किसी प्रेस है, आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो जब हम जैसे ही प्लग किसी सॉकेट के अंदर लगाते हैं, है ना, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद जो आपका नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन का हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हम हाथ नहीं लगा पाते और हम इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं किसके, कपड़ों के, क्लॉथ्स के। वो भी एक हीटिंग इफेक्ट ही है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। वो करंट आया, उसने उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया। This increase in the temperature is due to what is called the heat produced due to current. Heat produced due to current, करंट की वजह से क्या हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्यों आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में हम यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से डिस्कशन करेंगे हम यहां पर। अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई है कि करंट की वजह से, क्योंकि हमने डिवाइसेस तो देख लिए है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस जो है हमने देख ली है, आयरन हमने देख लिए, टोस्टर हमने देख लिए हैं, गीजर हमने देख लिए हैं। अब इन सभी में जब हम इलेक्ट्रिक प्लग में, जब जो इनका प्लग होता है, जब इसे सॉकेट के अंदर लगाते हैं तो यही करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। अब आपको यह पता है कि चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट। अब चार्ज कौन है यहां पर, हाँ, तो बात यह है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट बहेगा, करंट का फ्लो होगा। अब इसी करंट को हमको क्या में कन्वर्ट करना है, हीट में कन्वर्ट करना है ना। हीट में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हमारा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा। अब किस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको, यहां समझने की बात यह है कि जब वायर होता है, ये वायर है आपके, इस वायर में क्या इसका लैटिस स्ट्रक्चर होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर एटम्स होते हैं बहुत सारे। ये एटम्स मैं इस तरीके से गोल गोल बना देता हूं आपके, है ना, ये एटम्स होते हैं और यही एटम्स आपके क्या करते हैं, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन इनसे कोलाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहां पर अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके बहुत एंड्स पर, अब जैसे ही इसके बहुत एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये मैंने गलत डायरेक्शन बना दी है, थोड़ा सा मैं सेल की जो डायरेक्शन है वो सही कर देता हूं आपके, तो और सहूलियत हो जाएगी आपके। यहां पर ये देखिए अब प्लस है ये टर्मिनल और ये है माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। अब मूव इतनी आसानी से नहीं कर रहे हैं, इन्हें एनर्जी कौन दे रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए, क्योंकि जब तक हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं जब तक कि until unless we will not apply the
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर, जब तक कि हम यहां पर कंडक्टर के बोथ एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं तब तक ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव करना स्टार्ट करें क्योंकि इनको एक एनर्जी दी जा रही है, किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी दी जा रही है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्टेन डायरेक्शन में जाने लगे हैं और एक दूसरे से कोलाइड करने लगे हैं, इन एटम्स से कोलाइड करने लगे हैं। अब एटम्स से कोलाइड करेंगे तो कोलाइड कब ज्यादा करेंगे? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना बात, कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड करेंगे, और ज्यादा कोलाइड करेंगे तो यहां पर एनर्जी का लॉस होगा, और वो ही एनर्जी जो एनर्जी हमने बैटरी से दी थी, है ना, इस बैटरी से हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थी, यानी कि इसके ऊपर वर्क किया था, वही वर्क वाली जो एनर्जी है, वही एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाए। और जब आप इस वायर को टच करोगे तो आपको एक हीट, यानी कि आपको एक गर्म सा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज सा लगेगा, गर्म सा महसूस होगा आपको। कारण क्या है? यही कारण है ना, समझ में आ गया। जो एनर्जी यानी कि वर्क एक टाइप का एनर्जी है, वर्क जो हम करते हैं वो वन टाइप ऑफ एनर्जी है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और यही एनर्जी को है क्या है आपका, हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। चलिए और विस्तार से इसको समझते हैं। यहां पर द सेल डज वर्क, सेल कितना वर्क करता है ये हमने आपको बताया था कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। अब यहां से कितना वर्क कर रहा है, ये पोटेंशियल है ना, यही पोटेंशियल है किसका, बैटरी का या सेल का, और ये वर्क कितना वर्क करना पड़ रहा है इस Q चार्ज को घुमाने के लिए, ये वर्क है ना। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर आपका VQ, ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, W इक्वल्स टू VQ हो जाएगा आपके। अब W इक्वल्स टू VQ हो गया, यानी कि इतना वर्क आपको एक चार्ज को फ्लो करवाने में के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन को, अब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा यहां पर, इलेक्ट्रॉन को चार्ज ही बोलूंगा, तो एक चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इतना वर्क हमें वहां पर उसको करना होता है उसके ऊपर। और वही वर्क, कितना वर्क, VQ या QV बोले, टू टेक अ चार्ज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, उसके टर्मिनल्स में घुमाने के लिए इतना वर्क करना पड़ रहा है हमें। दिस इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द चार्ज, और यही क्या कर देता है, चार्ज जो है आपका, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से क्या होगा, दिस इंक्रीज एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट इन द रजिस्टर। जब रजिस्टर आता है तो रजिस्टर उसी एनर्जी को क्या कर देता है, सडन ड्रॉप कर देता है, यानी कि एकदम से आपके क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जैसे ही रजिस्टर, मान लो मैं यहां पर ये आपके एक एटम ला देता हूं बीच में, तो जैसे ही इससे टकराएगा तो टकराते ही क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में सडन स्टॉपेज आ जाएगा, ये यही रुक जाएगा और ऐसे हीट निकाल देगा, ये ऐसे हीट निकाल देगा, है ना, ये हीट निकाल देगा, मैंने ऐसे बना दिया है, समझ जाना आप, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने हीट एनर्जी निकाल दी, जो वर्क हमने दिया था उतनी एनर्जी बाहर डिसिपेट कर दी, और वो एनर्जी ही क्या है, हीट की फॉर्म में निकली, और वही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब एनर्जी कितनी दी थी, वो एनर्जी थी मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पहला पढ़ाया था मैंने आपको, कि पोटेंशियल डिफरेंस, वही एनर्जी इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो ये U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और यही जो वर्क डन किया है वो वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और ये है VQ। अच्छा अब क्या है, यही वर्क आपका, यही एनर्जी आपकी अब हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना ही एनर्जी को, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 9th क्लास का वो है वर्क पर एनर्जी, तो वहां आपने जरूर पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब भाई जब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जब ये दौड़ के जा रहा है और जब एटम से कोलाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है।
तो डेस्ट्रॉय थोड़ी ना हो रही है, वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है यहां पर, हीट है। इस हीट का अब हम अच्छे से यूज करेंगे, क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स तो सबको बहुत आसानी से बहुत सारी चीजों को यूज करना जानता है। तो हम अब इस हीट को ही यूज कर लेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे समझना। अब यहां U इक्वल टू क्यू भी आ गया। अब इस U को, इस हीट को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इसी हीट को मैं यहां पर क्या भी लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर इस हीट को H इक्वल टू, आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है आपके, है ना। I इक्वल टू क्या होता है कि Q अपॉन T, मैं पूरा ही बता रहा हूं, है ना। I इक्वल टू यानी कि करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, Q इक्वल टू IT भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया, Q इक्वल टू IT भी लिखा जा सकता है। तो चलिए मैं Q की जगह तो यहां क्या लिख देता हूं, IT लिख देता हूं, IT। और V की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां से ओम के लॉ से भी आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है आपके IR होता है। और यहां से ये भी मैं इसमें पुट कर सकता हूं, V इक्वल टू IR होता है, तो यहां से क्या लिख दिया मैंने, V इक्वल टू IR। अब समझना क्या हुआ, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर हो गया। तो यही H हीट जो है आपकी काय में आई स्क्वायर RT की फॉर्म में लिखाई में आ जाएगी। लिख देंगे इसको आई स्क्वायर VT की फॉर्म में लिख देंगे। यहां पर हम H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। समझ में आ गया, है ना। क्या लिखा मैंने, U इक्वल टू QV भी लिखा जा सकता है। और Q को अगर मैं करंट की फॉर्म में लिखना चाहूं, करंट और टाइम की फॉर्म में, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। और V को भी मैं करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मैं यहां पर भी जानता हूं ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है। जब इन दोनों को मैं यहां पर रखूंगा, तो यहां पर रखने पर क्या जाएगा, H इक्वल टू IT और IR। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये समझ में आया होगा, आपके बैठ गया होगा दिमाग में अच्छे से कि क्या लिखा है मैंने। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसे एक और फॉर्म में लिखते हैं। ये तो हुआ किसकी फॉर्म में, करंट की फॉर्म में। अब मैं चाहूं कि इसे मैं किस में लिखूं, किस फॉर्म में लिखूं। यहां हमारे पास है क्या, जगह, जगह नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, है ना, इसे दोबारा बना दूंगा मैं। इससे मैं थोड़ा सा वाइप आउट कर देता हूं, है ना। ये अपन वाइप आउट कर देंगे, दोबारा लिख देंगे इसको कहीं कोने में। तो समझना है इस चीज को कि यहां से अगर मैं क्या करना चाहूं, इससे मैं वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मैं जानता हूं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई, है ना, बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो यहां I की जगह V अपॉन R लिख दूंगा, तो मेरे पास हीट जो आने वाली वो हीट कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि I की जगह मैंने क्या रख दिया है, V अपॉन R। तो V अपॉन R रखते V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और ये R और T हो जाएगा। एक R से एक R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस R से ये R तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो अब आने वाला है आगे आपके, वो क्या आएगा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, H इक्वल टू जो आएगा आपके, वो आएगा V स्क्वायर अपॉन RT, V स्क्वायर अपॉन R, और ये T आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप हीट को इस फॉर्म में भी लिखना चाहें, तो आप इस फॉर्म में भी आप हीट को लिख सकते हो। चलो एक और फॉर्म में आप यहां पर हीट को लिख सकते हो। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम यहां पर, रेजिस्टेंस को हम यहां पर लिखेंगे V अपॉन R भी लिख सकते हैं यहां पर। तो सॉरी, V अपॉन I भी लिखा जा सकता है रेजिस्टेंस को। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है। धीरे धीरे मैंने आपको सब कुछ चीजें टू द पॉइंट पढ़ाता चल रहा हूं, ये आपको समझ में आया होगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और H को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, H इक्वल टू, यहां पर मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं, इसको समझ लेना। मैं एरो बनाकर इधर आपके यहां लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी
कमी है तो मैं यहां पर लिख देता हूं H इक्वल टू, अच्छा मैं R की जगह क्या लिख देता हूं, R की जगह क्या होगा आपके यहां पर, R की जगह होगा V अपॉन I भी लिखा जा सकता है यहां से, तो V अपॉन I है तो मैं यहां पर V अपॉन I लिख देता हूं, तो मुझे पता है यहां पर I स्क्वायर और यहां क्या होगा V अपॉन I और ये क्या है T, तो I से I तो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, I से एक I तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आपके क्या आएगा H इक्वल टू आ जाएगा आपके VIT, समझ में आ गया VIT, और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है ये VIT है ना, तो ये VIT यानी कि ये जो हीट है आपकी ये क्या आ जाएगी VIT की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये हीट को I स्क्वायर RT की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और V इस हीट को आप यहां पर H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इससे चाहे तो आप इक्वेशन 1 दे दें, इक्वेशन तो मत दो, ये आपके मतलब अलग अलग है, यही हीट के फॉर्मूले हैं अलग अलग, इनको किसी भी फॉर्म में आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या मैं कहना चाहता हूं और किस चीज को मैं यहां पर डिफाइन करना चाहता हूं, ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। ये तीनों क्वेश्चंस जो ये तीनों फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले को एक साइड में लिख लेना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हीट जो है आपकी, इस वाले फॉर्मूले को हम देखें तो अगर हीट जो है आपकी, यहां से चलते हैं, इस जगह पे चलते हैं, क्या बोला गया है पहला आपसे, इफ द करंट पासिंग फॉर अ गिवन टाइम थ्रू अ गिवन रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, सर्टेन टाइम के लिए एक निश्चित एक सर्टेन रेजिस्टेंस में क्या किया जाता है, इस डबल गिवन रेजिस्टेंस इस डबल द हीट प्रोड्यूस बिकम्स 4 टाइम्स। अगर करंट को किसी गिवन रेजिस्टेंस और गिवन टाइम के लिए डबल कर दिया जाए तो आपकी जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो समझना इसको, ये कैसे लिखा, यहां पर आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा H इक्वल टू क्या होता है आपके I स्क्वायर RT होता है, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर I भी कांस्टेंट है, R भी, आपको यहां पर मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से सारा बहुत अच्छे से समझते हुए चलें आप, और इतना इजीली समझे कि बस मैं बोलूं और आपके दिमाग में घुसता हुआ अंदर चला जाए और फिट हो जाए, ऐसे है ना, मेमोरी कार्ड होता है ना, इस तरीके से फिट हो जाए आपके। अब समझना है आप H है यहां पर, H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT होता है, आप ये जानते ही हैं, अभी हमने निकाला ही था। अब यहां पर R आपका गिवन है यानी कि कांस्टेंट है, T आपके लिए टाइम गिवन है जो भी कांस्टेंट है। अब इस कंडीशन में H जो है आपके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I स्क्वायर के। अगर आप यहां पर इसको डबल कर देते हैं, करंट को डबल कर देते हैं, तो करंट को अगर आप डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2I, और ये 2I क्या हो जाएगा 4I स्क्वायर हो जाएगा। 4I स्क्वायर मतलब कि आपका जो हीट है वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पर जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I स्क्वायर के। और अगर यहां पर हमने करंट को जस्ट डबल कर दिया है तो 2I हो गया है, तो वो स्क्वायर होगा तो 4I हो जाएगा, और यहां पर हीट जो है आपके 4 टाइम्स हो जाएगी यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ द सेम करंट I पासेस थ्रू द 2 रेजिस्टेंस, अगर सेम करंट है, सेम करंट को क्या कर रहे हैं हम, पास कर रहे हैं किसी 2 रेजिस्टेंस है, पासेस थ्रू द 2 रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम फॉर सर्टेन टाइम के लिए, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन द लार्जर रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर भी एक फॉर्मूला है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी हीट भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। ये भी समझ लेना, हीट जिसकी ज्यादा, किसमें से हीट ज्यादा निकलेगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कहना क्या चाह रहा है ये लाइन, क्या कह रहा है ये लाइन, इस तरीके से बोल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 है, इन दोनों से जब सेम टाइम पीरियड के लिए सेम करंट फ्लो किया जाता है तो मान लीजिए अगर R2 आपका बड़ा है R1 से, तो यहां पर हीट भी आपकी किस में ज्यादा फ्लो होगी, R2 में हीट जो है HR2 में हीट ज्यादा फ्लो होगी HR1 से। समझ में आ गया, HR1 यानी कि जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी लार्जर रेजिस्टेंस में। क्लियर है, ये हमने फॉर्मूले से समझा ही था।
चलिए तीसरे पे आते हैं यहां पर, इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्या कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अप्लाइड अक्रॉस टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस के, है ना, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक और फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, ये वाला, H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। V आपका कांस्टेंट है, तो R जिसका कम उसकी हीट ज्यादा, है ना, फॉर्मूले तो दोनों है ना हमारे पास, कि क्या कह रहा है ये, कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि H इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं V स्क्वायर अपॉन R होता है, और जहां पर R कांस्टेंट और फॉर गिवन टाइम पीरियड के लिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के, जब आपके वोल्टेज कांस्टेंट है ना, ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास है। अब क्या होगा इस कंडीशन में कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी हीट प्रोड्यूस करने की क्षमताएं कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट प्रोड्यूस क्या होगी, ज्यादा होगी, जब आपके वोल्टेज कांस्टेंट होगा। कौन बता रहा है ये वाला फॉर्मूला हमें सब कुछ इस बारे में बता रहा है ना। इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू रेजिस्टेंस, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, स्मॉलर वाला जो छोटा वाला होगा उसमें ज्यादा आपके हीट होगी, और जो बड़ा वाला होगा उसमें कम हीट आपके यहां पर प्रोड्यूस होगी। दिस अपीयर्स एज हीट, दिस इज व्हाई द कवर ओवर अ मोटर बिकम्स वार्म ऑन यूज। जब हम मोटर को यूज करते हैं, घुमाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को, तो उसके बाहर की जो कैसिंग होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। रीजन क्या है, वो हीट वाला रीजन ही है ना, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर क्या है, समझना इस चीज को। आपने हीटिंग इफेक्ट वाले बहुत सारी डिवाइसेस देखी होंगी, हम सब कुछ पढ़ेंगे यहां पर, वन बाय वन सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चिंता मैंने आपकी कर ली है ना, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहें, सब कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, if the same potential difference is applied across two resistance, more heat will be produced in the smaller, ये आपको उस वाले से मैंने आपको बता ही दिया था, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी से, और यहां पर R जो है आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि हीट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, अगर H कांस्टेंट है तो, और टाइम भी कांस्टेंट है, तो यहां पर ये अगर कम है, स्मॉलर है, तो हीट क्या है आपके यहां ज्यादा होगी, मोर हीट विल बी प्रोड्यूस, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी स्मॉलर रेजिस्टेंस से, ये बात बोल रहा है। दूसरा, इफ द वर्क डन बाय द सेल इज ओनली यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, वर्क जो डन किया जाता है सेल के द्वारा, है ना, टू ओवरकम द फ्रिक्शन, दिस अपीयर्स एज हीट, दैट इज व्हाई द कवर ओवर अ मोटर बिकम्स वार्म ऑन यूज। समझना है इसको कि कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन है ही, मतलब इतनी इजीली जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना, इतना इजीली अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए सेल का यूज किया जाता है। सेल लगाता है धक्का ताकि वो आगे बढ़ सके। अब भाई हम क्यों चल पा रहे हैं, नीचे हमारे नीचे फ्रिक्शन है ना, पैरों पर फ्रिक्शन, नीचे जब हमारा टच होता है, कांटेक्ट होता है, किसी सड़क से कांटेक्ट है या किसी से, तो फ्रिक्शन है। अब चलने के लिए हमें भी तो एनर्जी चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी भैया कौन प्रोवाइड करा रहा है, सेल प्रोवाइड करा रहा है। बट उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी में लॉसेस तो हो रहे हैं, वो लॉस किस फॉर्म में निकल रहे हैं, हीट की एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। दिस अपीयर्स एज अ हीट की फॉर्म में हमें यहां पर अपीयर हो रहे हैं। दैट इज वाई द कवर ओवर अ मोटर के ऊपर जो कवर होता है, आपने देखा होगा, टच किया होगा, पानी की मोटर देखी होगी, टिल्लू पंप आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उसे टच करते हैं तो यू विल फील हॉट, है ना, आपको हॉट लगेगा, गर्म फील होगा, वो मोटर का कवर जो कैशिंग होगी वो हॉट फील होगी, बिकम वार्म हो जाती है जब उसे यूज करते हैं। तो सेम यहां पर ये आपको दिखाया हुआ है, इससे जैसे ही अंदर डाला प्लग में, तो ये देखो बल्ब जल गया, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी किसका वो है, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक उदाहरण है। आपको ये देख सकते हैं, एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे ही करंट अंदर गया, ये हीट
प्रोड्यूस कर दिया, ग्लो हो गया, जल गया, लाइटिंग निकल गई बाहर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्या है, यहां पर आपका एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहां कहां यूज होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, हीट तो निकल गई है ना, ऐसा नहीं है। अभी एक चीज मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाने के लिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में मैंने आपको बताया था, फैन है, फैन जो इलेक्ट्रिक फैन होता है आपके, और जो ये है कंप्यूटर है ना, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट तो छोड़ो, कंप्यूटर है आपका। बहुत सारी चीजें होती है जो अगर इनकी बेटर वर्किंग करवानी है, बेटर फंक्शनिंग करवानी है, तो इनका इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होना चाहिए, जब जाकर ये बेटर फंक्शनिंग करेगी। बट हम तुम ह्यूमन बीइंग है। अब यहां पर क्या होगा कि अगर चलो रेजिस्टेंस बढ़ा दें और हीट निकाल दें, तो हम तो उसका भी यूज कर लेंगे। हमने उसका गीजर बना दिया, हमने उसकी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस बना दी, टोस्टर बना दिया, कैटल बना दी, है ना। आपने देखा होगा ये कैटल्स देखी होगी जिसके अंदर हम पानी गर्म, दूध गर्म कर लेते हैं, मिल्क कर, है ना, दूध गर्म। ये माइक्रोवेव ओवन देखेंगे, स्टोव देखेंगे जिसके अंदर हम पैटीज पेस्ट्री रख के उसको गर्म कर लेते हैं, केक को बेकिंग करते हैं, है ना, वो देखा होगा। वाटर हीटर देखा होगा, गर्म हो जाता है पानी। आपने आयरन देखी होगी, टोस्टर देखे होंगे, ब्रेड को किस तरीके से, है ना। तो आपने ये सारे चीजें को, ये सब प्रिंसिपल, ये जो जितने भी अप्लायंसेस हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिवाइसेस जो हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है सारी की सारी चीजें। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। टंगस्टन का वायर है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सारी चीजों से टंगस्टन का ये यहां पर वो करंट जो है आपका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, जिससे करंट जो है आपका हीट की फॉर्म में बाहर निकल गया। चलिए यहां पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सील्ड ग्लास, ये सील्ड है, ग्लास है। अब इसमें क्या है यहां पर कि जैसे ये फिलामेंट है इसका, है ना, ये इस तरीके से करंट जाता है इसके, और यहां पर ये टंगस्टन का फिलामेंट है ना, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, और इस तरीके से ये घूमकर वापस करंट आ जाता है। ये कॉपर वायर है, इस कारण से इसमें करंट इजीली चला जाता है, ये बहुत इजीली चला जाता है। ये ग्लो नहीं होता, समझना। आपको ये समझने की चीज है कि ग्लो सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन ही आपके ग्लो होता है, ये वाला पोर्शन आपके ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे ये जो है आपके, ये एल्यूमिनियम या कॉपर वायर का बना हुआ है, पर ये जो है आपका टंगस्टन का बना हुआ है, और टंगस्टन का बना हुआ है इसलिए ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो आपको थोड़ा सा रेडिश कलर दिखने लग जाएगा, क्योंकि जो पूरी जो हीट है, जो एनर्जी थी, वो जो क्यूवी एनर्जी हमने दी थी, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलने लग जाती है, और ये वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से यहां से ग्लो करता है और लाइट निकालने लगता है। इसके अंदर ये जो गैस है, इसके अंदर कौन सी, आर्गन और नाइट्रोजन गैस इसके अंदर फिल्ड होती है। ये जनरली अनक्रिएटिव गैसेस होती है ना, मतलब कि ये इतना मतलब रिएक्शंस नहीं कर पाती, तो इसलिए हमने यहां पर इन्हें डाला है। और ये सोडियम लैंप जो है, सोडियम की तरह ये येलो कलर से लाइट अप हो जाता है, इस तरीके से जल जाता है ना। ये वाला वायर नहीं जल रहा है यहां पर, रीजन क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन आराम से चले गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा है ना, बहुत मुश्किल से जा पा रहा है, बहुत मुश्किल से जा पा रहा है, तो ये भाई साहब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है, वो एनर्जी हीट की एनर्जी में निकल रहा है, तो वो ग्लो हो गया। हाँ, एक चीज और है कि टंगस्टन इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर टंगस्टन जो है वो गर्म करने पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और यहां पर मेल्ट भी नहीं होता है इतनी जल्दी। मेल्टिंग पॉइंट भी कितना है इसका, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इस कारण से ये मेल्ट भी नहीं होता, इतनी इजीली मेल्ट नहीं होता टंगस्टन का वायर, समझ गए। इसलिए हमने यहां पर टंगस्टन का वायर लगाया है, अदरवाइज हम दूसरा वायर लगाते तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बहुत सारे वायर लगा के देखे, पर टंगस्टन का इसलिए लगाया क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी तो पिघल जाएगा, पर नहीं पिघलता क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। समझ में आ गया, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर फ्यूज क्या होता है। ये फ्यूज भी आपने देखा होगा कि फ्यूज जो है आपका, ये भी जो अभी आपने इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है, और आपका जो ये फ्यूज है, ये फ्यूज भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही वर्क करता है, उसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं ये सब।
अब इसका क्या प्रिंसिपल है, इसका क्या यूज है, अब समझना। जब हमारे घर में हमारे जो होम होते हैं, हमारे घर जो होते हैं, घरों में जो एसी करंट जब आता है, तो एसी करंट जब आता है तब क्या होता है कि 230 वोल्ट वोल्टेज होता है, इतनी एनर्जी से निकल के आता ही करंट फ्लो हुआ। अब 230 वोल्टेज है, आया अंदर आया, मान लीजिए कहीं बार हमारी जो घरों की डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, वो 230 वोल्टेज पर ही क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, उस वोल्टेज पर ही क्या होता है, फंक्शनिंग करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार ये जो है हमारे इलेक्ट्रिक फैन जो है, एसी है, कंप्यूटर हैं, ये आपके कई बार क्या होते हैं 230 वोल्टेज पर ही फंक्शन करते हैं, पर कई बार सप्लाई ज्यादा किया जाती है 230 से, मान लीजिए कि 300 वोल्ट आ गया, 400 वोल्ट आ गया। अब 400 वोल्ट आ गया, इतना ज्यादा अंदर आ जाएगा तो ये डिवाइसेस क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इन्हें बचाने के लिए जो हमारे घर हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, इन्हें सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं हम फ्यूज लगा दिया करते हैं उसी के बीच वाले पाथ में, सीरीज में, है ना। सीरीज में क्या लगा देते हैं, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में तो मैंने आपको बताइए था कि सभी को सेम वोल्टेज मिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो सीरीज में हम क्या लगा देते हैं, यहां पर फ्यूज लगा देते हैं। और फ्यूज लगाने से जो करंट उधर पास हो रहा था उससे पहले किससे पास होना पड़ेगा, फ्यूज से। इस तरीके से यहां पर वायर बांध देते हैं, ये वायर लगा देते हैं और इस तरीके से पहले उसे फ्यूज से होते हुए निकलना पड़ेगा। अब फ्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो फ्यूज मेटल होता है आपका, ये लेड और टिन से मिलकर बना होता है। लेड और टिन, ये एक अलॉय होता है, जो वायर होता है वो अलॉय होता है, लेड और टिन से बना होता है। अब यहां क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इससे, ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि थोड़ा ज्यादा अगर हीट बढ़ी, अगर आपका जो डिजायर वोल्टेज था उससे ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क ज्यादा होने लग गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से जाएंगे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो ये जो है आपका क्या, ये लेड और टिन का जो वायर है आपका तुरंत मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा, है ना। सर्किट को ब्रेक कर देगा मतलब कि यहां से ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और आपके यहां से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए इस जगह से आपके सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होते क्या होगा कि आगे तो करंट आपका जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि सीरीज में था तो अब तो आगे करंट, मैंने बताया था आपको कि सीरीज में है तो यहां पर आपके इस तरीके से, यहां पर अगर ये ब्रेक हो गया, ये खत्म हो गया, तो आगे वाली डिवाइसेस तो चलेगी ही नहीं, पैरेलल में तो हमने लगाया ही नहीं। अब यहां पर जैसे ही ये सर्किट ब्रेक हुआ, सर्किट ब्रेक होते ही क्या होगा कि आपके जो आगे वाली डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस वर्किंग करना बंद कर देगी, फंक्शनिंग बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा। तो करंट नहीं जाएगा तो 400 आ भी गया तो क्या दिक्कत हो गई, 400 आ भी गया तो भी हमारी घर की जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो बर्न नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी, सेफ रह जाएगी, खत्म नहीं होगी, हमें दूसरी परचेज नहीं करनी पड़ेगी, सेफ हो जाएगी सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस से। किससे? इलेक्ट्रिक फ्यूज से। अब कई बार हमारा क्या होता है, घर वाले जो हमारे समझदार जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार इसमें कॉपर का वायर लगा देते हैं या किसी और का कोई मोटा वायर लगा दिया, तो वो नहीं लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो जो है उसकी मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है और इसका लेड और जो टिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है। इसलिए हमें वही वायर जो इसके लिए सुटेबल है वही वायर लगाना चाहिए। मान देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है वैसे तो, पर नहीं बांधना चाहिए, हो सकता है कई बार हमारी चीजें फूक जाए, है ना, तो इसलिए हमें यहां पर लेड और टिन वाला वायर ही यूज करना चाहिए। A fuse a safety device है that does not allow excess current to flow through an electric circuit. It consists of metal wire of low melting point होता है, इसलिए जल्दी से पिघल जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो, टंगस्टन की तरह नहीं होगा। टंगस्टन आप यहाँ लगा दो, टंगस्टन को बांध दो तो आप 400 से क्या 500 आ जाए, 300 आ जाए, आपके सारा करंट ही पास होगा इससे, क्योंकि वो तो मेल्ट ही नहीं होगा, है ना। तो यहां पर इस तरीके की नहीं लगाना है हमें, टंगस्टन का वायर नहीं लगा। फिक्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ फ्यूज, द फ्यूज प्लग फिट्स इनटू अ फ्यूज सॉकेट, कनेक्टेड सॉकेट बोलते हैं इसे, फ्यूज सॉकेट बोलते हैं ना, है ना। इन द सर्किट फ्यूज आर अवेलेबल इन वेरियस शेप, बहुत अलग अलग शेप के भी आते हैं, अब तो बहुत अलग अलग शेप के आते हैं। ऐसे छोटी सी कैप्सूल आता है आजकल, ये कैप्सूल में बीच में एक वायर होता है, तो आप देखेंगे कई बार कि कैप्सूल भी आता है छोटा सा
फ्यूज का। इस तरीके के भी फ्यूज आते हैं अब आजकल, तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है। इट इज मेड ऑफ पोर्सलिन, और ये जो है वो पोर्सलिन का बना होता है। पोर्सलिन एक जो मिट्टी होती है जिसे हमने बोला होगा चीनी मिट्टी बोलते हैं, उस तरीके का एक मटेरियल होता है, पोर्सलिन का ये बना हुआ होता है। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डिसएडवांटेजेस क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के? ये तो जो अभी तक हमने जो भी देखा उससे देखने पर तो हमें पता लग गया कि भैया इसके तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है ना। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ एडवांटेजेस ही है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। कि हमें यहां पर एनर्जी जो हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, फैन को चलाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, एसी को चलाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, तो जितनी एनर्जी हम दे पा रहे हैं वो एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है ना। जो आपने वाइंडिंग करी है, कॉपर की वाइंडिंग करी है जो, वो वाइंडिंग करने पर चल ही नहीं पा रही है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा है ना। रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो रहा है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा आ रहा है कि वो बीच में ही एनर्जी की, हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। जबकि हमें तो ऐसे अप्लायंसेस चाहिए ऐसे कि यहां पर क्या हो कि हम बटन दबाएं और स्विच दबाएं और आपका इलेक्ट्रिक फैन चलता रहे, घूमता रहे, तुरंत घूम जाए और बहुत देर तक घूमता रहे बंद करने के बाद भी। इतनी 100% एफिशिएंसी वाले चाहिए, पर नहीं मिल पाती। क्यों? रेजिस्टेंस की वजह से। और रेजिस्टेंस क्या कर देता है? हीट में कन्वर्ट कर देता है। जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकल रही है? हीट की फॉर्म में अनवांटेड निकल रही है। तो हमें तो चाहिए ही नहीं वो चीज, है ना। वहां नहीं चाहिए, दूसरी डिवाइसेस में जरूर चाहिए, पर वहां तो नहीं चाहिए। कंडक्टिंग वायर में तो नहीं चाहिए, है ना। कॉपर के वायर में तो नहीं चाहिए हमें। क्यों मतलब है, क्या मतलब है? हमें चाहिए ही नहीं कि वो वायर गर्म हो, पर यहां हो जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि ये जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे। इसलिए इस पे वर्क भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं किया जा रहा है। हम जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट अभी भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो कि सुपर कंडक्टिविटी एक मटेरियल बना रहे हैं, सुपर कंडक्टिविटी को खोज रहे हैं कि यानी कि एक सर्टेन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर पर क्या होता है कि आपके रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। और रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के पाथ में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के पाथ में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, तो आपकी जितनी भी एनर्जी वो 100% एनर्जी यूज होगी। यहां पर आपके हीट तो कुछ निकलेगी ही नहीं। तो यहां पर ये डिसएडवांटेज और ये एडवांटेज होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहां पर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ऐसा क्यों है कि भाई व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड जो है वो तो गर्म नहीं होता बट ग्लो नहीं होता, नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, हीटिंग एलिमेंट डज ग्लो हो जाता है। यही तो मैंने आपको बताया अभी कि भाई आपका, जैसे आपने देखा होगा हीटिंग इस तरीके की, मैं आपको दोबारा दूसरे कलर में बना के बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीजें। देखें यहां पर क्या है, ये आपके मान लीजिए हीटिंग कोयल है। ये कोयल क्या है? ये हीटर है। अब आपने हीटर तो ऐसा ही गोल देखा होगा और इसके बीच में आपने क्या देखा होगा, इस तरीके की वायरिंग देखी होगी, है ना। ये यहां से निकलता है, ये घूमता 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 यूं ऐसे घूम, फिर ऐसे घूमता 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 वापस से आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे घूमता 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 वापस जाता है, फिर ऐसे। ये टंगस्टन का बना होता है ना, समझ रहे हो ना। ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। अब यहां से क्या होता है आपके कि यहां से ये इस तरीके से हीटिंग एलिमेंट मान लीजिए आप, ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये हमारा हीटर मान लीजिए आपकी, ये हमारा हीटर है और इसे अब हम बनाने जा रहे हैं कि ये हमारा हीटर है। और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं किससे, इससे। फिर से गलत हो गया। चलो अब हुआ क्या कि जो कोड था, इसने बोला कि कोड तो आपका क्या होता है, ग्लो नहीं होता है ना, बट बाकी आपका जो ये हीटिंग एलिमेंट है ये ग्लो हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये टंगस्टन का है। क्या है? टंगस्टन। मैं छोटा ही थोड़ा ही लिख देता हूं यहां पर, अरे यार ये क्या हो रहा है। लो देखिए ये टंगस्टन का है ना, टंगस्टन। और ये क्या का है, ये आपकी कोड मान लीजिए, ये है आपका कॉपर का, है ना। ये कोड कॉपर की मान लीजिए। अब क्या होगा कि जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा तो ये तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, है ना।
क्या कह रहा हूं मैं, टंगस्टन जैसे हैं तो टंगस्टन हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो इतनी इजीली नहीं होने देगा, इलेक्ट्रॉन यहां से इतनी इजीली फ्लो होते हुए नहीं घूम के आएगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आपके ये प्रोवाइड कराएगा। यहां क्या हो रहा है इसमें, यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत इजीली घूमते हुए चले जा रहे हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा है। अब रेजिस्टेंस नहीं होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी कम एनर्जी वेस्ट होगी, और वो कम एनर्जी क्या है, एनर्जी अगर वेस्ट होगी तो वो एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, यहां पर हीट की फॉर्म में निकल रही है। तो ये जो टंगस्टन का वायर है, ये टंगस्टन का वायर तो आपके हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, कारण इसका, रीजन इसका ये है क्योंकि यहां पर ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराता है, और ये रेजिस्टेंस जो है आपके हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जबकि ये जो कॉर्ड है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन की रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए ये ग्लो नहीं होता और ये आपका ग्लो हो जाता है। समझ में आ गया। इसके अच्छे से जो सॉल्यूशन होगा हम इसी वीडियो के साथ नीचे पीडीएफ की फॉर्म में लगा देंगे, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सीबीएसई पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पूरे सीबीएसई पे बेस्ड पैटर्न पे है सब कुछ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर क्या है, मैं लिख देता हूं, टू द पॉइंट लिख देता हूं। एक पॉइंट तो है क्या, क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि यहां पर जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं आपके, हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, ये हीटिंग एलिमेंट्स हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, है ना, ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है किससे, रेजिस्टेंस, ग्रेटर रेजिस्टेंस देन कॉर्ड से, ठीक है, कॉर्ड से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना। तो यहां पर एक तो ही हो गया, समझ में आ गया, मोर रेजिस्टेंस मोर हीटिंग पावर, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका रीजन क्या है ग्लो होने का, ये वाला रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, कितनी हीट जनरेट होगी व्हाइल ट्रांसफरिंग, कितना 96,000 कूलम जो है ऑफ चार्ज जो है पास किया है इन 1 आवर, 1 घंटे में, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। चलिए जी जो गिवन है, पहले तो हम यहां पर गिवन लिख देते हैं, जो गिवन वैल्यूज है वी आर गिवन में क्या क्या है हमें यहां पर जो गिवन है, एक तो दिया हुआ है हमें ट्रांसफरिंग चार्ज, कितना ट्रांसफर हो रहा है क्यू, वो हो रहा है हमारे पास 96,000 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितने टाइम के लिए, टी आपको यहां पे दिया हुआ है, टी आपको यहां पर 1 आवर दिया हुआ है, 1 आवर 1 घंटा। अच्छा घंटे को आपको यहां पर सेकंड्स में चेंज करना होता है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 1 आवर को जब मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि कितना हो गया 36। मैं इसको अभी ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए अगर इस तरीके से लिखें तो ज्यादा सहूलियत होती है, ज्यादा सही होता है, क्योंकि टुकड़ों में अब आप एक बंडल बना देंगे और टुकड़ों में रखेंगे तो इजीली कट जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखा है ना। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, वोल्ट कितने का, V इक्वल टू 50 वोल्ट आपको यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए पूछा क्या है आपसे, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1। अब यहां पर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो वी नो, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यहां पर जानते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है, VIT होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। चाहे तो हम यहां पर H इक्वल टू I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम यहां पर
H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं, पर यहां पर हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आर नहीं दिया हुआ है। आर नहीं दिया हुआ है तो हमें जो हीट का ऐसा फॉर्मूला लिखना है जहां पर हमें जो तीनों वैल्यूज जो गिवन है उसका यूज हो सके, इसलिए मैंने हीट वाला कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, H इक्वल्स टू वी आई टी वाला फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है। समझ में आया होगा आपको। चलिए अब यहां पर क्या होता है आपके, यहां पर इससे ये तो चीज हमें पता चल गई। अब I हमें यहां पर पता नहीं है, V हमें यहां पर पता है, T हमें यहां पर पता है, पर I पता नहीं है। तो I अगर आपको नहीं पता है तो I फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू यू नो दैट Q अपॉन क्या होता है, T होता है। I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q कितना आएगा आपके यहां पर, Q है जो आपके कितना है 96 कुलाम आपके चार्ज है, 96 कुलाम, 1000 है सॉरी, और टाइम कितना है आपके यहां पर, टाइम है आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है 1 हार्स के लिए। तो यहां से जब ये कटेगा पिटेगा तो कितना आएगा आपका, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, है ना कट रहा है क्या और कुछ है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं हम यहाँ पर, ये 3 से कितनी बार कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और ये 3 से कितने टाइम्स, ये आपके कटता है 3 से 3 2 0 टाइम्स, है ना। और फिर कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है यहाँ पर, तो ये 2 से फिर काट देते हैं कितने टाइम, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 2 से 160 अपॉन 6 टाइम्स कट गया, है ना। तो यहां पर मैं इसको लाइन से लिखता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से, तो सब कुछ दिमाग में जाता हुआ नजर आएगा आपको। अब देखें यहां पर, तो I इक्वल टू कितना हो गया आपका 160 अपॉन 6, अभी भी कट सकता है तो काट देते हैं, नहीं कट सकता है तो नहीं काटेंगे, कट जाएगा अभी तो फिर से 2 से कट गया, कितने बार 80, और अपॉन कितना आ जाएगा 3, 80 अपॉन 3 एम्पियर करंट आया आपका, इतना करंट आपके फ्लो हो रहा है। अब यहां से H वाली ये वैल्यू हमें पता है कितनी है, H इक्वल्स टू वी आई टी, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं सारी वैल्यूज को, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको बहुत ईजी रहे, सहूलियत रहे आपके। H इक्वल्स टू क्या होता है वी आई टी, V कितना है आपके यहाँ पर, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो V कितना है आपके यहाँ पर 50 वोल्ट, तो यहाँ पर H इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय I कितना है आपके 80 अपॉन 3 और हार्स कितने, वो है 60 मल्टीप्लाई बाय 60, समझ में आ गया। तो यहां से 3 से ये क्या कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके 20 टाइम्स बार, और अब तो बस आप यहां से हीट बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हो, बहुत इजीली आप यहां से हीट निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 हो गया, 1000 क्या कितना हो गया, ये 10,000 हो गया है यहाँ पर, है ना। ये कितना हो गया 8 6 48 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो यहां से H इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके 48 लाख आ जाएगा, 48 लाख, ठीक है। तो यहां अगर 48 लाख लिखना साइंटिफिक वैसे, ये तो वैसे ये भी जूल है, ये एनर्जी किस में निकलती है, जूल में, क्योंकि जो वर्क किया है हमने वो वर्क जूल ही होता है। तो हीट एनर्जी भी आपकी किस फॉर्म में डेसिपेट होगी, जूल इसकी जो है ये यूनिट होगी यहां पर पीछे। और चाहें तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर इसे इस तरीके से नहीं लिखें तो ज्यादा सही है, वैसे ये भी सही है ना, पर हमें कई बार साइंटिफिक वे से लिखना होता है। तो यहाँ कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो है, जो 10⁵5 आ जाएगा। तो 10⁶ लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के बाद अगर लिखते हैं तो ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, ऐसे बोलते हैं साइंटिफिक वे में लिखना, है ना। तो ये साइंटिफिक वे में मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, और फिर इस तरीके से लिख सकते हैं आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये साइंटिफिक वे होता है, लिखने का तरीका होता है, इसको ज्यादा सही माना जाता है। वैसे ये भी सही है, पर इसे ऐसे लिखे तो और भी सही है ना। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। यहां कितने जूल एनर्जी आपकी निकली, कितनी हीट निकली, 4.8 इंटू 10⁶ जूल आपके एनर्जी डेसिपेटेड हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पर नेक्स्ट
कौन सा आ गया है, 2 क्वेश्चन निकल गए, सॉरी। हाँ, तो ये देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, टेक्स द करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। कितनी हीट जो है आपके निकलेगी वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं, यहां पर जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो वी आर गिवन लिख लेते हैं, वी आर गिवन, जो जो हमें गिवन है वो हम यहां पर लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है हमें यहां पर जो हमें गिवन है, पहली चीज तो रेजिस्टेंस गिवन है, तो आर यहां पर देख देते हैं हम। आर हमारे यहां पर कितना है, 20 ओम जो है आर है। दूसरा क्या दिया हुआ है, करंट आई हमें यहां पर गिवन है, तो आई जो है यहां पर कितना है हमारे पास, 5 ओम आ रहे हैं, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तीसरा क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द हीट डेवलप, टाइम हमें यहां दिया हुआ है कितना, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए। तो यहां पर ये 3 चीजें हमें गिवन है। तो चलिए निकाल देते हैं, इनका कोई फॉर्मूला होता है क्या, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला होता है इनका। और यहां निकालना क्या है, हीट कितनी निकलेगी, तो कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड, तो हीट निकालनी है H। तो यहां इन चारों के बीच में हम रिलेशन होता है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं, H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वेयर RT। ये हमने पढ़ा था नहीं, पढ़ाया था मैंने, है ना, समझ में आ रहा है। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT हो जाएगा, और यहां से सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे तो आपके बहुत आसानी से हीट कितनी प्रोड्यूस हुई वो निकल के आ जाएगी। H इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और यहां से R की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो ये हो गया 20, और कितना सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए होगा ये। क्लियर है। तो यहां से H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30। समझ में आ रहा है। ये जब मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे H, तो ये आएगा 5 0 0 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहां से कितना आ जाएगा, H इक्वल्स टू आपके, मैं इधर लिख देता हूं, है ना, हमारे पास अभी इसमें तो जगह है तो लिख देते हैं, जहां जगह है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, H इक्वल्स टू आ जाएगा 1530 जूल आपके एनर्जी निकलेगी। चाहे तो आप इसे एक दूसरी फॉर्म में H इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁴ भी आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है, 10⁻⁴ आप यहां पर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये इतनी एनर्जी आपके डेसिपेटेट होगी, इतनी एनर्जी आपके निकलेगी। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से हमने यहां पर किया है इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम, है ना। ईच सेकेंड आपकी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 100 जूल इन अ 4 ओम रजिस्टर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। कितना रजिस्टर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, यहां पर इसको भी समझ लेते हैं अपन। यहां पर जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम। जो गिवन क्या क्या है, वी आर गिवन, जो हमें गिवन है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है हमें यहां पर हमें गिवन है, पहली चीज तो 100 जूल, H जो है वो 100 जूल है, कितना पर सेकेंड, 100 जूल, है ना, 100 जूल ईच सेकेंड आपकी क्या हो रही है, ये प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड। रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, तो ये कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस आपको यहां पर दिया हुआ है। और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए तो करते हैं किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी। हम जानते हैं यहां पर V आपसे पूछा जा रहा है, R आपको दिया हुआ है, H आपको दिया हुआ है, T आपको दिया हुआ है, बस निकल जाएगा। H इक्वल टू आप जानते हैं क्या, V स्क्वेयर अपॉन RT। यहां से निकालना क्या है हमें, V निकालना है, तो H R अपॉन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर। तो यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट H R अपॉन T। यहां पर जो जो वैल्यूज गिवन है उन्हें हम पुट कर देंगे। H कितनी है 100, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई R कितना है आपका 4,
और ये कितना है आपका नीचे 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा बाहर 10, ये आएगा 2 और ये तो 1 हो गया, तो v इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट, आपके आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कितना आया 20 वोल्ट। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी देख लें आप। 20 वोल्ट इसका आंसर आपके यहां पर आ रहा है। ये 20 वोल्ट जो है हमारे भी आंसर यही आ रहा है। आपको चाहे सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर आपको 20 वोल्ट किस तरीके से निकल के आ रहा है ये पता चल गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमने यहां पर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हीट की जो यूनिट होगी वो होगी एसआई यूनिट, जूल में हम यहां पर वो करेंगे, मेजर करेंगे हीट को जूल में। और जो इसका सिंबल मैंने आपको बता ही दिया, एच होता है हीटिंग इफेक्ट का। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, बहुत से लोग इसे पार बोलते हैं, मैं इसे पावर बोलूंगा, पार भी इसे बोलते हैं, पर मेरा जो टंग पे आया हुआ है वो पार है, तो मैं पार से पावर बोलूंगा। कई बार पार भी बोल देंगे, तो घबराने की जरूरत है नहीं तुम्हें। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर।